So today we are here to discuss about chapter number 1 of your Indian economy on the eve of independence। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी से ये कहानी शुरू होती है। बैटल ऑफ प्लासी वो बैटल जिसमें भारत सरजमी का टुकड़ा जो है पहली बार गुलाम हुआ था। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ प्लासी की स्टोरी है मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में बता दिया है ऑलरेडी। ठीक, तो अगर आपको बैटल ऑफ प्लासी की भी डिटेल्ड स्टोरी अगर जाननी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो क्या था बैटल ऑफ प्लासी के मतलब क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, और उसके बाद से हमारी इकोनॉमी गुलाम होने के बाद कैसी हुई। ठीक, चलिए तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया हैज चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जब से ब्रिटिशर्स आए भारत में, भारत का पूरा इतिहास उन लोगों ने बदल के रख दिया। ठीक है, और ये कब इनका आगमन होता है भारत में, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में पहली बार ब्रिटिशर्स का आगमन भारत में होता है। ठीक है, उसके बाद से भारत हमारा गुलाम हो जाता है। ठीक, इंडिया मेन पर्पस ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। ठीक है, फीडर इकोनॉमी क्या है सर, तो देखिए मेन रूल यानी कि मेन पर्पस जो ब्रिटिशर्स का था वो क्या था कि भारत को एक फीडर इकोनॉमी बना देना है। सर ये फीडर इकोनॉमी क्या होता है? फीडर इकोनॉमी मतलब कि यहां से जो है सारे के सारे रिसोर्सेज वो क्या करेंगे, अपने वहां वो ले जाएंगे, ब्रिटिश में ले जाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स यहां के रिसोर्सेज को अपने देश में पूरी तरह ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स जो हैं फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे भारत की इकोनॉमी को, और उन्होंने बनाया भी। ठीक, तो फीडर इकोनॉमी मतलब फीड जैसे होता है ना, फीड करना, यानी मछली को अगर हम दाना डाल रहे हैं यानी कि मछली को क्या कर रहे हैं, हम फीड कर रहे हैं। कुत्ते को अगर रोटी खिला रहे हैं तो यानी कि हम कुत्ते को फीड कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज जो है भारत को भी वो लोग फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे, यानी भारत के रिसोर्सेस को वो ले जाना चाहते थे अपने देश में। ठीक, दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियाज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ देयर ओन कंट्री, यानी कि वो भारत के नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, यानी कि नेचुरल मतलब कि जो कोल हो गया या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, यानी कि जो भी भारत के नेचुरल रिसोर्सेस हैं एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि भारत के लोगों को भी वो बर्डन डाल के अपने देश के लिए काम करवाते थे, यानी कि उनको प्रेशराइज करते थे भारत के लोगों को कि तुम जमीन से कोयला एक्सट्रैक्ट करो कोल, और वो कोयला जो है वो अपने देश में ले जाते थे, यानी कि भारत के नेचुरल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज का वो यूज करते थे अपने देश की तरक्की के लिए। ठीक, तो ये था। और उसके बाद एक शब्द आया कॉलोनी क्या होती है। ठीक है, तो कॉलोनी वो मोहल्ले वाली कॉलोनी नहीं। ठीक है, कॉलोनी मतलब क्या होता है, देखिए एक होती है रूलर कंट्री, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद की अगर बात करें तो ब्रिटिश जो थी वो रूलर कंट्री थी, यानी कि रूल करती थी हमारे देश पे, और हमारी देश जो है वो ब्रिटिश कंट्री की क्या हो चुकी थी, कॉलोनी बन चुकी थी। आया समझ में? तो कॉलोनी मतलब कि गुलाम देश। तो एक देश होता है रूलर कंट्री और दूसरा होता है उसका गुलाम देश, यानी कि उसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को जो है हम लोग कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। आया समझ में? तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। ठीक, लिखा हुआ है आगे इसमें, कॉलोनियलिज्म रेफर टू द सिस्टम ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज विच वन इज अ रूलर एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया उसको हम लोग कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक, द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी बट ऑल्सो डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी, यानी कि भारत का बस सोशल कंट्रोल, ब्रिटिशर्स का भारत पे बस सोशल कंट्रोल ही नहीं था, उसके साथ साथ इकोनॉमिक कंट्रोल भी था। इकोनॉमिक कंट्रोल मतलब क्या होता है, यानी कि भारत में जो पैसा आना या पैसा खर्च करना है उस पर भी टोटल किसका कंट्रोल हो चुका था, ब्रिटिशर्स का हो चुका था। ठीक, कि भारत की जो कितनी रेवेन्यू आ रही है और उस रेवेन्यू को कहां पे एक्सपेंडिचर करना है, कहां पे उसको खर्च करना है, ये टोटल कंट्रोल किसका हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का हुआ करता था। ठीक, लो लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि जब से ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन हुआ तब से वो लोग हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। अब तो चीज वो आया ही बर्बाद करने हैं हमको, तो हमारे देश में क्या वो इनकम रेवेन्यू ज्यादा होने देगा? तो जब से ब्रिटिशर्स का आगमन होता है भारत पे तब से लेवल ऑफ इनकम भी हमारे देश में क्या होना शुरू हो गई थी, काफी लो होना शुरू हो गई थी। ठीक, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट पहले क्या था, जब से बैटल ऑफ प्लासी
कि पहले कैसा था, तो भारत हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, यानी कि भारत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था 1757 के पहले। सेल्फ रिलायंस हुआ करता था, यानी कि भारत के लोग आत्मनिर्भर थे, इतना वो लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा सकते थे और अपने परिवार को वो इजिली उनका सर्वाइवल कर सकते थे, यानी कि सेल्फ रिलायंस थे। और हमारी इकोनॉमी कैसी थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, यानी कि हम लोग खुशहाल देश हुआ करते थे। ठीक, उसके से और कैसी हमारी इकोनॉमी थी, तो हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर किस पे डिपेंड हुआ करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे। ठीक, अपने लिवलीहुड के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हम लोग किस चीज में फेमस हुआ करते थे, अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे। ठीक, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ भारत में, तब से भारत को उन लोगों ने टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई भारत के प्रति। टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अक्सर क्या है, टू फोल्ड मतलब कि यहां से वो रिसोर्सेज ले जाते थे और उन रिसोर्सेज को जो है अपने मशीनों में डाल के उसको फिनिश गुड बना के और दोबारा से ही हमारे देश में ले आके वो क्या कर देते थे, बेचते थे उन सामानों को। आया समझ में? तो इसी को बोला जाता है टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है भारत पे टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाते थे। यहां से जो है वो ले जाते थे अपने देश में रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर से दोबारा हमारे भारत देश में ले आके बेचने का काम वो करते थे। ठीक, तो इसको बोला जाता है टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। ठीक, आगे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अगर पूछे कि कैसी थी उस समय, तो दोनों क्या थी, लो थी। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों लो थी। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, तो टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। इसका हिंदी क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, और नेशनल इनकम का हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की बात करें या प्रति व्यक्ति आय की बात करें, दोनों उस समय क्या थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट में दोनों कम हो चुकी थी, क्योंकि वो हमारे देश को बर्बाद करने आया, हमारे इनकम थोड़ी वो बढ़ाने का सोचेगा। ठीक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नॉट टेक एनी सिंसियर स्टेप टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कभी भी ब्रिटिश, अब भाई वो हमारे वहां बर्बाद करने आया हुआ है तो बैठ कर नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा वो हमारे देश का, नहीं। तो वो कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में ध्यान नहीं देते थे। ठीक, लेकिन कुछ हमारे ही लोग आगे आए, नेशनल इनकम को कैलकुलेशन किए, लेकिन उनका नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता था, इनकंसिस्टेंट होता था। जैसे कि कोई बोल रहा है कि एक एज एग्जांपल 1 लाख, कोई बोल रहा है कि 10 लाख, कोई बोल रहा है 1 करोड़। तो यानी कि जो कैलकुलेशन वो देते थे हमारे लोग, वो बहुत ज्यादा ही इनकंसिस्टेंट होता था। यानी कि एक होता है अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है तो चलो ठीक है, यानी कि लगभग उसके समान वैल्यू आएगी। लेकिन अब एक होता है इनकंसिस्टेंट, कोई बोल रहा है 1 रुपए, कोई बोल रहा है डायरेक्ट 1 लाख रुपए, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होना। लेकिन उस समय एक व्यक्ति थे डॉक्टर राव, तो डॉक्टर राव का एस्टिमेशन जो है नेशनल इनकम का बहुत हद तक सही माना गया था। तो ये नाम याद रखिएगा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट में किसके नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है सबसे सटीक माना गया था, बेस्ट माना गया था, तो डॉक्टर राव। ठीक, चलिए आगे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हम करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कॉलोनियल रूल में कैसा था, तो नियरली 85% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती थी और वो अपना जीवन यापन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे करती थी, खेती बाड़ी से करती थी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो डिपेंड हुआ करती थी। ठीक, इंडिया वॉज नॉट सफिशिएंट। अब ये बताइए 85% हमारे देश के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और तब भी हमारे देश में 2 वक्त सही से रोटी खाने का भी अनाज लोगों के नसीब नहीं होता था उस समय। ठीक, तो हमारे देश में इतनी गरीबी थी उस समय कि 85% जनता वो खेती बाड़ी कर रही है, तब भी जो है 2 समय का सही से अनाज हमारे देश के लोग नहीं खा पाते थे। तो ये कमी थी उस समय हमारे भारत में। ठीक, आगे रीजंस क्या थे स्टैग्नेशन ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर के, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो थम गया था, रुक गया था, उसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि जमींदार आप सुने होंगे, पहले भी कई चैप्टर्स आप पढ़े होंगे। जमींदारी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा हमारे देश में उस समय आ गई थी, और जमींदार का काम क्या था, लगान लेना। यानी कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट द जमींदार्स विल टेक अ लगान फ्रॉम आवर टिलर्स फार्मर्स। ठीक है, यानी कि उनको
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट करते थे, यानी कि जमींदार को अपॉइंट करते थे और उनको ये काम देते थे कि तुमको लगान जो है वो किसानों से लेके क्या करना है, हमको जमा करना है। और वो एक फिक्स डेट देते थे कि आप इस फिक्स डेट पे जो है लगान आप ले आके देंगे। अगर वो फिक्स डेट पे लगान ले आके जमींदार नहीं देता था ब्रिटिशर्स को, तो उससे उसका हक छीन लिया जाता था। और ब्रिटिशर्स जो है उनको लगान के लालच में जो है वो ये बोलते थे कि अगर तुम हमको समय पर लगान ले आके दोगे फार्मर से छीन के, तो हम तुमको क्या करेंगे, जमीन का टुकड़ा दे देंगे या फिर तुमको हम कुछ पैसा देंगे। तो इस चीज का लालच वो जमींदार को देते थे और जमींदार अपने ही लोगों से जो है वो क्रॉप्स और कैश जो है एज अ लगान यानी कि एज अ टैक्स कलेक्ट करके ले जाके ब्रिटिशर्स को वो जमा करता था, जो भी डेट वो फिक्स डेट वो प्रोवाइड करते थे। आया समझ में? और जमींदार, सोचिए जमींदार हो गए या जो ब्रिटिशर्स हो गए, ये सब इतना ज़्यादा हम लोग को नोच खाए हैं, यानी कि मतलब कि पूरा टैक्स ले लिए हमसे, लगान ले लिए, हम अपने खेत पे उगा रहे हैं क्रॉप, वो भी क्रॉप छीन के लेते जा रहे हैं। तो इतना कुछ उन लोगों ने बर्डन डाला, लेकिन उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कभी भी एक्सपेंस नहीं किया, या फिर किया भी तो ना के बराबर एक्सपेंस किया। ठीक, उसके बाद से आएंगे हम लोग कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले बोर्ड में इसका 1 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस क्रॉप से किस क्रॉप से शिफ्ट होने के लिए बोला जा रहा था। तो देखिए हुआ ये था कि पहले हमारे देश में वीट, राइस ये सब चीजें ज्यादा उगाई जाती थी। तो हमारे जो किसान हैं वो वीट हो गया, राइस हो गया, यही सब अपने खेतों में उगाते थे। और ये जब जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको बाहरी मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिलता था, जो फूड ग्रेन्स हुआ करते थे। तो उनको अच्छा पैसा किसका मिलता था, कॉटन का मिलता था, और क्या कहा जाता है, और भी कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया, तो इन सब चीज का पैसा ज्यादा मिलता था। तो हमारे किसानों को वो फोर्स करने लगे कि आप लोग क्या किस पे शिफ्ट होइए, ये क्या कहता है, जो आप फूड क्रॉप्स उगा रहे हैं उसको छोड़िए, अब आप किस पे आइए, कैश क्रॉप से। तो कैश क्रॉप क्या है तुम्हारा, कैश क्रॉप यानी कि इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, जो बेच के बाहरी मार्केट में उनको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा रेवेन्यू मिले। आया समझ में? तो किसानों को किस पे शिफ्ट होने के बोला गया, तो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट होने के लिए उनको बोला गया। ठीक है, और ये भी हमारे किसान भी शिफ्ट हुए किस लालच में, उनको लालच दिया जाता था कि भैया अगर तुम चावल गेहूं उगा के ले आके बेचोगे तो हम तुमको कम पैसा देंगे। अब वही अगर तुम हमको क्या ले आके बेचो, तुम हमको ले आके इंडिगो बेचो, तंबाकू बेचो, या फिर तुम क्या कहता है कॉटन ले आके बेचोगे हमको, तो हम तुमको क्या करेंगे, उसका अच्छा पैसा देंगे। और इसी लालच में हमारे किसान जो है वो फूड ग्रेन्स को छोड़ के कहाँ पे शिफ्ट हो गए, वो कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिए थे। आया समझ में? क्योंकि उनको लालच दिया गया था। और वही समय ऐसा आया, समय पलटा ऐसा कि भैया 85% लोग जुट रहे हो, उगा रहे हो, तब भी एक समय का सही से भोजन नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से जो फूड ग्रेन उगा रहे थे उसको भी बंद करके तुम उगाना क्या शुरू कर दे रहे हो, कैश क्रॉप। तो अब भोजन कहाँ से करोगे, अब बात यहां आई। तो यानी कि फ्रीक्वेंट फैमिनीज आना शुरू कर दी। जैसे वो कैश क्रॉप पे शिफ्ट हुए हमारे फार्मर, उस समय भारत में बहुत बड़ी भूखमरी आना शुरू हो गई। ठीक है, भारत के लोग भूखों मरना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले ही 85% जनता होने के एग्रीकल्चर में होने के बाद 2 समय का सही से भोजन नहीं कर पा रहे थे। अब तो आप फूड ग्रेन्स ही उगाना बंद कर दिए। तो ये चीज जो है दिक्कत हुई उस समय।